ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या देखा था? कल हम देख रहे थे बोर मॉडल के बारे में, और लास्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू हमारी आई थी इतनी। ठीक है, इसी को हम c डिवाइड बाई 137 भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस वैल्यू को c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या मैं बोलूं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना होता है c की वैल्यू। तो इतना डिवाइड बाई 137 करूं तो वैल्यू आ जाएगा कुछ इतना। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे सी दिखे तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करें, और कुछ इस फॉर्म में दिखे तो हम इस फार्मूले का यूज करें। दोनों अलग अलग नहीं, दोनों सेम ही चीज है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ये n क्या है? ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, या इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो हमें n के बारे में बताना है। तो अलग अलग ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इन अलग अलग ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इन सर्कल का रेडियस भी होगा। अब अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट है तो अलग अलग रेडियस होगा, तो वो रेडियस कैलकुलेट कैसे करें? n इक्वल टू 1 के लिए कितना रेडियस होगा, n इक्वल टू 2 के लिए कितना रेडियस होगा, n इक्वल टू 5 के लिए कितना रेडियस होगा, वो कैसे जाने? तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। कल हमने ये इक्वेशन देखा था कि ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ से ये वाला पार्ट आया था, और ये किससे आया था? ये आया था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जो ये वाला पार्ट आया था। दोनों का यूज करके ही हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया? वेलोसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो क्या होगा? हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो r की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें n का वैल्यू चेंज हो सकता है और z का वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू कैसे चेंज हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। z का वैल्यू कैसे चेंज हो सकता है? हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हीलियम प्लस एटम हो सकता है, लिथियम प्लस प्लस एटम हो सकते हैं। सभी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा हो। ऐसे एटम कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस। ठीक है, तो ये ऐसे एटम है। तो यहाँ पर n और z तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज एप्सिलॉन नॉट, ये प्लैंक कांस्टेंट, पाई, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो, और e चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो, उसका मैग्नीट्यूड। तो इन सब का हमें वैल्यू ठीक पता है, और इन सब का वैल्यू अगर पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू आएगी। एन का कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो दोनों तो नंबर है। तो टोटल मिला के जो इसका यूनिट हो जाएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रेडियस। तो अगर हमें रेडियस पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन एटम है तो n बराबर 5 के लिए रेडियस कितना होगा? पांचवें ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? तो हाइड्रोजन एटम रहेगा तो z बराबर 1 डाल देंगे और n बराबर 5 डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। या हीलियम प्लस एटम हो तो z बराबर 2 डाल देंगे, और n का वैल्यू बताएगा, 4 बताएगा, 5 बताएगा, जो भी बताएगा वो कर देंगे, तो r का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड। अब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वहां पे, वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लेता है? तो जितना टाइम लेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा? सर्कुलर पाथ है यानी कि 2 पाई r हो जाएगा, डिवाइड बाय वेलोसिटी, या मैं बोलूं स्पीड बोल देता हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। तो
तो हम यहां से अब हमें r का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, अगर हम दोनों ही चीजों को पुट कर दे तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको rn भी लिख सकता हूँ vn, यानी कि ये nth वाले ऑर्बिट का में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है और ये nth वाले ऑर्बिट का रेडियस है। तो यहाँ पर rn का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दिया भाई, वैसे ही स्पीड का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दिया ये। अब इसमें बाकी अगर वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व करके हम वैल्यू ला सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें ज्यादातर इस वाले में टाइम पीरियड वाले में जो जरूरत पड़ती है, जो क्वेश्चन रिलेटेड आता है वो प्रपोर्शनल वाले चीज से आता है कि ये किसके प्रपोर्शनल है। इन बातों को अगर हमें पता है, इन बातों का कि t जो प्रपोर्शनल है n क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर के, यानी कि t प्रपोर्शनल n क्यूब के, या मैं बोलूं कि t प्रपोर्शनल है 1 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर के। तो इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये कहां से आया, ये यहीं से आया कि ये दोनों जेड मिलकर जेड स्क्वायर होगा, ये an और n स्क्वायर मिलके n क्यूब हो गया। ठीक है, तो t इतने के प्रपोर्शनल में है। इससे हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। अब टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी होता कितना है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइड बाय टी, f इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टी, यानी कि t के जस्ट अपोजिट। तो मैंने क्या किया, a प्रोपोर्शनल टू इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, जेड स्क्वायर नीचे था इसको ऊपर ले गया, n क्यूब ऊपर था उसको नीचे ला गया, तो f इतने के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, पहले तो आप ये लिखिए, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, फिर समझ आ जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है, फार्मूले का यूज कैसे करना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, ठीक है, और उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है। तो हमें बताना है कि कूलम्ब फोर्स जो लगेगा वो कौन सा होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, किसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, तो वो देख लेते हैं भाई। तो पहला का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सॉल्यूशन है। तो कूलम्ब फोर्स कितना होता है, कूलम्ब फोर्स होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। अब देखिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये कुछ सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूम रहा है। अब जो फोर्स लगेगा ये हो गया r वेक्टर, कुछ इस तरह यूनिट r वेक्टर, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं, यानी कि जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कुछ अंदर की ओर होगा, ठीक है। यानी कि F इक्वल टू K, इसका चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज जो है नेगेटिव है, डिवाइड बाय दोनों का जो डिस्टेंस है वो है r, और r का स्क्वायर हो जाएगा फिर। तो ये हो गया फोर्स का, ये हो गया ये वेक्टर, फोर्स का वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर यूनिट वेक्टर। तो हमारा क्या आंसर मैच कर रहा है ये देख लेते हैं। पहला तो नहीं कर रहा है, तो पहला नहीं हो सकता। बी कर रहा है क्या, बी भी नहीं कर रहा है, ये आर क्यूब है और ये आर कैप है, तो ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। सी कर रहा है क्या, नहीं, नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। डी है क्या, नेगेटिव साइन है लेकिन इस तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है। सी तो हम काट सकते हैं कि नेगेटिव साइन नहीं है। अब डी देखिए, वो ये बस बचा डी ऑप्शन, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा है, यहां पे हमारा है आर कैप और ये है आर वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को, आर कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये आर वेक्टर अब मैच कर दिया है, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। देखिए इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट हम दो चीजों को तो हटा नहीं सकते थे तुरंत। कैसे हटा सकते थे वे, कि ए और सी तो हो नहीं सकता, क्यों, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों होना चाहिए, कि न्यूक्लियर जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वाला है। इसका क्या मतलब है कि जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स में जो फोर्स का वैल्यू आता है उसमें हमेशा नेगेटिव होता है अगर वो वेक्टर के फॉर्म में है। तो यहां से हम ए और सी को तो हटा सकते थे, बचता हमारे पास बी और डी, ठीक है, बी और डी बचता। तो बी और डी में कौन सा हो सकता था, बी और डी में देखिए अब ये आर क्यूब है, ठीक है। अब ये सॉल्व करना पड़ता है, या तो डायरेक्ट आप ये देख के लगा सकते थे कि ये आर क्यूब है, ये भी आर क्यूब है, लेकिन ये आर वेक्टर दिया है, यानी कि ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं 1 बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये आर क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ये आर स्क्वायर के फॉर्म में। आर स्क्वायर के फॉर्म में कैसे हुई, आर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहां से हो जाएगा
आर वेक्टर बराबर आर आर कैप, कुछ इस तरीके से। तो वहां से लिख देते तो वहां पर आ जाता आर स्क्वायर। तो हम सीधा पहले तो दो ए और सी को सीधा हटा सकते थे क्योंकि माइनस में, उसके बाद सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। तो हम कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमें स्पीड बताना है। हाइड्रोजन एटम में है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चौथे ऑर्बिट में है, तो चौथे ऑर्बिट में जब होगा तो उसका स्पीड कितना होगा ये बात हमें बताना है। तो स्पीड के लिए जो फार्मूला है ये लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का, तो Va बराबर C137 J डिवाइड बाई N। तो C137 V 4 कर दिया N की जगह, तो या इसको V ही लिख लो, V4 लिख सकते हो, VN लिख सकते हो, V लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। Z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, N क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आया जाएगा, ये हो जाएगा 7 4, ये हो जाएगा 5 4 8। तो इतना V का वैल्यू जो आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा मैच कर रहा है? डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है हमें। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम एटम की बात चल रही है और थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी। ठीक है, तो तीसरे ऑर्बिट में हमें हीलियम एटम की बात है, तीसरे ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन के स्पीड बताना है। अब देखिए इसमें तो सी वाला जो फॉर्म थे इसलिए हमने ये वाला जो फॉर्मूला था उसका यूज किया, लेकिन इसमें सी वाली बात नहीं है तो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं लेकिन फिर वही सी की वैल्यू हमें फिर इतना पुट करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन थर्ड, तो क्या होगा, तो मैं ये वाला v बराबर 2.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, z डिवाइड बाई n। तो 2.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जेड कितना हो जाएगा, हीलियम एटम है तो 2 हो जाएगा, एन कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, एक जाएगा 4, 5.6 डिवाइड बाई, सॉरी ये आपका है 2.2 है, ये भी आपका होगा 2.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये आएगा आपका डी वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक है। अगला क्लास हम कल देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।